हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑलराउंडर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक टॉपिक है फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन होता है क्या, वाई वी नीड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। थर्ड नंबर देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फोर्थ नंबर पे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। एंड फिफ्थ नंबर पे कुछ एग्जांपल दिखा देंगे आपको कि फंक्शन कैसे दिखता है, कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड, बिना किसी तैयारी के शुरुआत करते हैं। फ्रेंड देखिए फंक्शन होता है क्या, सिंपल सा डेफिनेशन है एक लाइन का। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है फ्रेंड, सिंपल से लिखा है। सब फंक्शन होता है, ठीक है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। मतलब स्टेटमेंट का मतलब एक सिंपल सा लाइन होता है, कई सारे लाइन्स होते हैं, ठीक है, उसको स्टेटमेंट कहते हैं। अब वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। मतलब हर लाइन कोई ना कोई टास्क करेगा, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब होगा। ठीक है, तो ब्लॉक मतलब जितने लाइन्स के बने होंगे, जितने भी लाइन्स के ब्लॉक बना होगा, हर लाइन्स हर स्टेटमेंट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। तो बस उसी लाइन उसी स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक पॉइंट हमने लिखा है कि एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। ठीक है, मतलब हर प्रोग्राम, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम लिखिए, आप अपने प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसका नाम होता है मेन। मतलब मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में होगा ही। ठीक है, कम से कम एक फंक्शन आपके प्रोग्राम में हो गए और उसका नाम है मेन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, देखिए लिखा है मेन इज अ नेम ऑफ फंक्शन। मेन क्या है, फंक्शन का नाम है। ठीक है, विच इज प्री डिफाइंड फंक्शन, जो क्या है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइन होता है। ठीक है, इन सी लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन होता है। सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन होने का मतलब कि अगर इस फंक्शन का मेन फंक्शन का यूज अपने आप प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है, तो आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा। आपको क्या करेगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि फंक्शन कैसे होता है, दिखता कैसे। देखिए फ्रेंड, ये हमने एक सिंपल सा कोड लिख रखा है। अभी आपको नहीं मतलब कि कोड किस चीज़ पे लिखा है, क्या परफॉर्म करेगा, चलिए हम आपको बता देते हैं सिंपल सा ओवरव्यू में। देखिए कोड जो है ये फाइंड करता है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करने के लिए कोड लिखे। देखिए ए बराबर 2, ठीक है, सॉरी पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्किल, पाई का मान इतना, आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोड लिखा गया। अब इसमें फंक्शन कितना देखिए, हमने ये पूरा एक कोड लिखा है। ठीक है, इसमें देखिए मेन फंक्शन है, हमने कहा था कोई भी कोड लिखे। देखिए ये कोड लिखा हमने, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड के लिए, इसमें भी मेन फंक्शन है। ठीक है, नीचे देखिए एक कोड लिखा है, ठीक है, इसमें भी मेन फंक्शन है। ठीक है, इसके नीचे देखिए इसमें भी मेन फंक्शन मिलेगा। तो हर जो भी कोड लिखेंगे आपको कम से कम एक फंक्शन मिलेगा, उसका नाम होगा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन हमने क्या कहा था, फंक्शन के डेफिनेशन में फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। देखिए फंक्शन की बॉडी, जो मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब ये जो लिखे हुए हैं, एक लाइन दो लाइन, सब लाइन से लिखे हुए हैं, वो क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग, जो फंक्शन है मेन फंक्शन, वो क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। मतलब इतने स्टेटमेंट्स लिखे हुए, इसका क्या है, ब्लॉक ही तो है, यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है ब्लॉक, तो ये ब्लॉक है। ठीक है, ये सब क्या है, स्टेटमेंट है। और हर लाइन्स, हर स्टेटमेंट किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर रहा हो। जैसे देखिए ये लाइन है, तो ये क्या है, एरिया का, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इससे इनपुट हम लोग कोई वैल्यू करेंगे। तो हर लाइन का मतलब कोई ना कोई मतलब होता है, हर लाइन का कोई ना कोई मतलब होता है, हर लाइन अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, ये फंक्शन का हमने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, उसको आपको दिखा देता है हर फंक्शन का क्या क्या वर्क है। ठीक है, आपको हम अगले वीडियो में ब्रीफ से बता देंगे। इस वीडियो में शॉर्ट देखिए, ये एक फंक्शन देखिए, प्रिंट ऑफ हो गया, स्कैन ऑफ हो गया, गेट्स हो गया, पुट्स हो गया, ये सब क्या फंक्शन है। इधर देखिए strcmp हो गया, strcpy, strlen हो गया, strcat हो गया। ठीक है, ये सब सारे कितने हैं, फंक्शन है ये सब। ठीक है, जैसे मेलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, रियलॉक हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, sqrt हो गया, pow हो गया। ठीक है, abs हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है फंक्शन। ठीक है, ceil हो गया, फ्लोर हो गया। ओके, इसके बाद गेट्स हो गया, clr scr हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब फंक्शन है। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, अभी हम आपको बताते हैं। तो ये फंक्शन के कुछ एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। कौन से डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड। अभी हम आपको फंक्शन के टाइप बताएंगे, उसमें आपको बताते हैं। ठीक है, ये सब फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग क्यों फंक्शन का यूज करना चालू करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आपसे कहें, ठीक है, अगर आपसे कहें कि आप
आपको किसी एक प्रोग्राम में, ठीक है, एक आप कोड लिख रहे हैं, जो कोई भी चीज़ से हमने अभी एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करने का कोड लिखा था, ठीक है, तो उसी को आप लिखिए। अब हम आपसे कहें कि आपको उस कोड की, यानी जो टास्क हो रहे हैं, यानी एरिया ऑफ सर्किल फाइंड होने का वर्क हो रहा है, वो आपको किसी प्रोग्राम में बार बार करना पड़े, ठीक है, एक से अधिक बार, मतलब 4 5 6 10 11 20 बार, ऐसे आपको अगर एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना है एक ही प्रोग्राम में, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि आप क्या करेंगे, यूज़ द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट भाई एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करने का हमने दिखाया था, इतना बड़ा कोड लिखा हुआ था, ठीक है, इतना बड़ा ब्लॉक बना हुआ था, तो इसको क्या कीजिए, सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट का ब्लॉक था एक, ठीक है, उसको एवरी टाइम क्या करिए, लिखिए, ठीक है, यू वांट टू परफॉर्म द टास्क, जितने बार आपको ज़रूरत पड़े उतने बार उसको लिखिए प्रत्येक बार। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है, क्रिएट अ फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क एंड फर्स्ट कॉल इट एवरी टाइम यू नीड टू परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है। या तो आप क्या कीजिए, उस फंक्शन का एक इसको क्या कर दीजिए, जो ब्लॉक है उसका एक फंक्शन बना लीजिए, ओके, जो भी टास्क आपको बार बार ज़रूरत पड़ रहा है उसमें, तो आपको उसको क्या कर लीजिए, एक फंक्शन बना लीजिए। और उसके उससे क्या होगा, अगर आप फंक्शन बना लेते हैं तो सिंपल सा आप बस खाली फंक्शन को कॉल करना होगा, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ फंक्शन को कॉल कर लीजिए, आपको वो चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है, जितना बार आपको ज़रूरत पड़े बस आपको कॉल कर लीजिए, आप कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो बस इसी समय हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़े कि एक चीज़ें किसी प्रोग्राम में बार बार न लिखना पड़े, ठीक है फ्रेंड, एक ही चीज़ें किसी प्रोग्राम में बार बार ना लिखना पड़े, एक ही टास्क परफॉर्म होने के लिए एक ही कोड हमें 10 बार 20 बार ना लिखना पड़े, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, सिंपल सा, आसान हो जाता है। हम क्यों बार बार लिखें, बार बार लिखने से अच्छा हम एक फंक्शन बना ले, सिंपल सा, जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको कॉल कर लेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही ज़रूरत पड़े हमें फंक्शन की, इसीलिए ज़रूरत पड़े, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं सिंपल से एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शन के। देखिए फ्रेंड, एडवांटेजेस क्या होते हैं फंक्शन के। सबसे पहले एडवांटेज है टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, रीडेबिलिटी ऑफ कोड, कोड की रीडेबिलिटी मतलब रीड करने का जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। आप देखिए, आपके पास अगर हम एक लाइन का कोड दे दे तुरंत पढ़ लेंगे, 2 लाइन का दे देंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर 10 लाइन का दे देते तो और टाइम लगेगा, 20 लाइन का दे देंगे तो और थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे कोडों का क्या बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और सिंपल सा कॉल करते हैं। तो बस यही है, हमारे पास जितना छोटा कोड रहेगा भाई, एक कोड एक ही बार लिखा रहेगा ना, अगर एक को 10 बार लिख लिख देंगे आपको तो पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगा, अगर एक कोड एक ही बार लिखा होगा तो आपको क्या होगा, पढ़ने में भी आसान होगा। तो रीडेबिलिटी को ये इंप्रूव करता है। दूसरा, री यूजेबिलिटी को, मतलब बार बार यूज करने से आपको बचाता है फंक्शन, ठीक है। अगर एक ही कोड एक ही टास्क को परफॉर्म होने के लिए एक ही कोड हम लोग 10 बार यूज करेंगे, इससे अच्छा कि एक फंक्शन बना ले, एक ही बार यूज करना पड़ेगा, दूसरे बार हमें बस कॉल ही तो करना पड़ेगा। तो री यूजेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है फ्रेंड। अब डिबगिंग ऑफ द कोड, ठीक है, कोड का डिबगिंग मतलब चेक करना, डिबगिंग मतलब होता है चेक करना, कोड आप आसान से चेक कर सकते हैं। जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो कोड को चेक करने में उसको आसानी होगी। क्यों आसानी होगी भाई, अगर एक ही चीज़ 10 बार लिखा होगा तो ऐसा तो नहीं कि एक को चेक कर लेगा दूसरा कह देगा सही है, वो तो चेक करेगा 10 को, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ 10 बार लिखेंगे तो हो सकता है कि भाई पहले कोड जो लिखा आपने सही लिख दिया, मान लो दूसरा कोड भी सही लिख जाए, क्या पता तीसरा आप गलत कर जाए, भाई मशीन तो है नहीं, कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए कोड क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करना आसान हो जाएगा। अगर पूरा एक पेज हमें चेक करना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें बस हमें इतना चेक करके बता दो तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। इसलिए छोटा चीज़ रहेगा, छोटा कोड लिखा रहेगा, एक ही बार लिखा रहेगा, तो डिबगिंग करना आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जिसके बाद जो अगले नेक्स्ट नंबर है वो कहता है रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, कोड के साइज को रिड्यूस कर देगा। सिंपल सा, अगर भाई आप, सिंपल सा बात है भाई कि एक कोड लिखेंगे, अब एक ही बार लिखना होगा किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म होने के लिए, किसी कोड को एक ही बार लिखना होगा, बार बार नहीं लिखना होगा, तो जाहिर सी बात है कोड की साइज तो कमी हो जाएगी। तो बस वही है, रिड्यूस साइज ऑफ द कोड, फंक्शन क्या करता है, कोड के साइज को कम कर देता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए फ्रेंड, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है फंक्शन का वो क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, इसको हम लोग, और दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो यूजर बनाता है, ठीक है। अब यूजर को बनाने के लिए जो जो चीज़ भी चाहिए उसको तो देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं पहले प्री डिफाइंड फंक्शन होता है क्या। देखिए फ्रेंड, प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है इसको लाइब्रेरी
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं और दूसरा बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, आप बस उस फंक्शन को यूज कर लीजिए, आपको उस फंक्शन को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यूजर डिफाइन फंक्शन में आप कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर यूज करेंगे। लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन में आपको फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, पहले से वो क्या होता है, क्रिएटेड होता है, पहले से बना हुआ होता है, उसकी हर एक बायो डाटा, ठीक है, किसी हेडर फाइल में कैद होता है। ठीक है फ्रेंड, बस आपको सिंपल सा यूज करना होता है प्रोग्राम। जैसे देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पुट्स, गेट्स, प्रिंटफ, ठीक है, जिसके बाद स्कैनफ, ये सब फंक्शन है। अब ये सब फंक्शन प्री डिफाइन है, इस फंक्शन को केवल सिंपल से आप प्रोग्राम में यूज कर लीजिए। जैसे आपको हमने दिखाया था पीछे देखिए यहाँ आपको हमने दिखाया, जैसे प्रिंटफ है, ठीक है, स्कैनफ है, ठीक है फ्रेंड, प्रिंटफ है, गेट्स है, तो ये सब क्या है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये सब आप सिंपल कॉल कर लिए, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप सिंपल इसको बस केवल यूज कर रहे हैं। अब इसके जितने भी बायो डाटा है, ठीक है फ्रेंड, अब इन फंक्शन की जितनी भी बायोडाटा है, ठीक है, वो एक हेडर फाइल studio.h में कैद है। अब सिंपल अगर यूज करेंगे तो कंपाइलर चेक करेगा, भाई तू कहाँ से आ गया, तेरा नाम क्या है, तू क्या करता है, ये सब कुछ नहीं देखेगा। सिंपल सा अगर कंपाइलर केवल शुरुआत में अगर इसको पढ़ लेगा ना, तो समझ जाएगा कि भाई ये सब क्या है। ठीक है, क्योंकि इनकी बायोडाटा इसके अंदर कैद है। हर एक जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है उसका हेडर फाइल अलग अलग होता है, जैसे हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो कुछ हेडर फाइल लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ हेडर फाइल जैसे studio.h, sting.h, stdlib.h, math.h, conio.h, ये सब क्या हेडर फाइल लिखे हुए हैं। अब ये फंक्शन है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो जितने फंक्शन है, ये जो प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट्स, पुट्स, ये इसकी बायोडाटा कहाँ पे कैद है, तो studio.h में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, इनकी बायोडाटा कहाँ पे कैद है, तो string.h में। मतलब अगर आप इन फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम में इस हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा, क्योंकि इसकी जो बायोडाटा है, भाई तो क्या है, क्या करता है, ये सब किस में कैद है, इसमें कैद है। इसलिए सबसे पहले आपको इसको प्रोग्राम में लिखना होता है। अगर कंपाइलर इसको रीड कर लेगा तो समझ जाएगा कि आपने ये यूज़ किया तो ये क्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, फ्री है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये कहाँ पे कैद है, तो stdlib.h में कैद है। ठीक है, sqrt, ये जो फंक्शन है, पावर, एब्सोल्यूट, ये सब फंक्शन किस में कैद है, तो math.h में कैद है। ये सब मतलब इनकी जो बायोडाटा है ये सब किस में है, math.h में। अगर आप फंक्शन इन प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं कभी प्रोग्राम में, तो आपको math.h हेडर फाइल इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब जैसे देखिए गेट्स, ठीक है, CLR, SCR, ये जो फंक्शन है प्री डिफाइंड है, आप तो इनकी बायोडाटा कहाँ पर है, तो conio.h में। अगर इन फंक्शन की आप यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो आपको ये हेडर फाइल जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो प्री डिफाइंड फंक्शन यही होता है फ्रेंड। अब हम लोग, ठीक है फ्रेंड, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।